हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टीच एग्री चैनल पर। और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। कल लास्ट वीडियो हो सकता था, लेकिन आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। उसके बाद ख़त्म है ये चैप्टर। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के अंदर आएगा हमारा तीसरा चैप्टर। ये दूसरा चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ गाइस, आप पहले से लगातार वीडियो देखें, लगातार सुने, ताकि आपका हमेशा के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी, ये रिवाइज एनसीईआरटी है। पहले जब हमारे टाइम में जो एनसीईआरटी होती थी वो बहुत पुरानी एनसीईआरटी होती थी। उसमें इतना वो नहीं होता था, मतलब रिवाइज नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दिया होता था, लेकिन अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं। ये रिवाइज एनसीईआरटी, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइज, जब भी आप वीडियो के अंदर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि जो नई नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। यहाँ से शुरू कर रहे थे हम स्टीवेंस और स्किन, क्योंकि हमने वेट एंड बल्ब थर्मामीटर भी पढ़ लिया था, और ड्राई थर्मामीटर भी पढ़ लिया था हमने, शुष्क थर्मामीटर भी, और जो अपना जो हाई मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों पढ़ लिया था, दोनों टेम्परेचर मीटर पढ़ लिया था। स्टीवेंस स्क्रीन ने ये चारों ओर तापमान मापी मौसम वेधशाला में लकड़ी की एक विशेष प्रकार के बक्से रखे होते हैं। अब देखो ये बक्से कैसे होते हैं, ये देख लो भाई। स्टीवेंस का चारों तरफ ऐसे बक्से रखे होते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बक्से ऊपर से नीचे हिलने लग जाएंगे। बस ये अधिकतम सूचकांक यही है इसका। ठीक है, बक्से रखे रहते हैं। ठीक है, बक्से रखे रहते हैं, जिसे क्या होता है, स्टीवेंस स्क्रीन कहते हैं। यह बक्सा पृथ्वी की सतह से 1.22 मीटर की ऊंचाई पर चार लोहे व लकड़ी के स्तंभों पर स्थित किया जाता है, और इसको सफ़ेद रंग से रंगा जाता है, ताकि धूप व किरणों से इसका अंदर रखे तापमापियों को बचाया जा सके। इस इसको इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि इसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में हो, मतलब दरवाज़ा उत्तर दिशा की तरफ हो, लटकते हुए खुलता, जिससे सूर्य की रोशनी कम से कम प्रवेश करे। इस प्रकार बक्से रखकर तापमापियों को धरातल व अन्य वस्तुओं से सीधा संपर्क में से दूर रखकर गर्म होने से बचाते हैं, और साथ ही ये सुरक्षित भी रखते हैं। मतलब सुरक्षित रखते हैं, तापमापी जितने भी हैं उसका स्टीएनसी स्क्रीन जो होती है उसको क्या करती है, अपनी सुरक्षित रखती है। अब चित्र में क्या दिया हुआ, भाई आपने चित्र देखा कि चित्र में बताया गया है, चित्र में क्या गया है कि बताया गया है, चित्र में बताया गया है कि न्यूनतम तापमापी स्टीवन स्क्रीन व क्षैतिज, मतलब जो अनुप्रस्थ यानी हॉरिजॉन्टल अवस्था में क्रम से ऊपर एवं नीचे की तरफ रखते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी व आर्द्र बल्ब तापमापियों को इनके साथ ऊर्ध्वपतनी यानी वर्टिकल अवस्था में रखते हैं, बाईं व दाईं तरफ स्थापित करते हैं। मतलब जो शुष्क तापमापी होता है उसको क्या, शुष्क जो मापी होते हैं उनको वर्टिकल अवस्था में बाईं और दाईं अवस्था में यहाँ पे रखा जाता है। अब समझते हैं कि दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है हमारा दैनिक संबंधी अन्य कार्य। देखो, तापमान संबंधी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है दैनिक औसत तापमान। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो। मैंने क्या कहा, इसे रट लो। हमेशा डायरेक्ट आपसे दैनिक टेम्परेचर पूछ लेते हैं, यानी दिन का उच्चतम व न्यूनतम तापमान ज्ञात होने पर औसत तापमान का निम्न सूत्र है। जैसे औसत तापमान यानी उच्चतम व न्यूनतम तापमान आप कर लिया और बटे में 2 कर दिया। क्या कर दिया, उच्चतम और न्यूनतम तापमान दोनों ने प्लस कर दीजिए। उच्चतम तापमान कितना रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा, उन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, बटे में कर दीजिए 2। इसमें क्या आ जाएगा, अपना औसत यानी एवरेज टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। और एवरेज टेम्परेचर में निकालना जरूरी होता है, काफ़ी बार पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखो, दैनिक तापांतर 24 घंटे की अवधि से प्राप्त उच्चतम तापमान क्रम से न्यूनतम तापक्रम को घटने पर प्राप्त तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। उच्चतम तापमान हुआ, फिर नीचे तापमान हुआ, उसके जो बीच वाला जो टेम्परेचर होगा उसको हम औसत तापमान कहते हैं। यानी दैनिक तापांतर जो होता है वो उच्चतम तापमान माइनस न्यूनतम तापमान। उच्चतम तापमान कितना था उसमें माइनस कर दीजिए न्यूनतम तापमान, पता लग जाएगा। मासिक औसत तापमान, एक माह में दैनिक औसत तापमान को जोड़कर उसमें उसमें महीनों के दिनों की संख्या का भाग देने पर, मतलब एक माह का जितना औसत तापमान रहा था उसमें महीनों के दिनों की संख्या का भाग दे दीजिए,
महीने का औसत तापमान आ जाएगा, मतलब पूरे महीने का कितना टेम्परेचर था उसको जोड़ लीजिए, फिर उसमें महीनों की जितने दिन थे उसका भाग दे दीजिए, खत्म हुआ, औसत तापमान आपका आ जाएगा। उसे मासिक औसत तापमान कहते हैं। मासिक औसत तापमान यानी महीनों के प्रतिदिन औसत तापमानों का योग वो महीनों के दिनों की संख्या बटे में कर दीजिए, तापमान मापियों का रूपांतरण। अब चलता आगे। रूपांतरण, ठीक है। अब ये होगा, अब वर्तमान में तापक्रम मापने हेतु दो इकाइयां काम करती है, एक सेंटीग्रेड, एक सेंटीग्रेड का आविष्कार एंडरसन व सेल्सियस फारेनहाइट इकाई का आविष्कार जो किया था वो डेनियल फारेनहाइट ने किया था। देखो एंडरसन ने तो सेल्सियस का सेल्सियस का आविष्कार किया गया था, और जो फारेनहाइट था उसने डेनियल फारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। दोनों याद रख लेना, दोनों साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है कि फारेनहाइट कैसे निकाला जाता है। कभी हम बोर्ड वाली जब क्लासेस लेंगे मैं सेंटीग्रेड फारेनहाइट आपको निकालना बिल्कुल सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं हल्का सा। अब देखो, अब ये फारेनहाइट कैसे होता है, देखो फारेनहाइट -32, देखो फारेनहाइट -32 बटे में 9 इंटू सेंटीग्रेड -5 बटे में 2, मतलब फारेनहाइट जितना यहाँ पे फारेनहाइट रख दीजिए माइनस उसमें 32 कर दीजिए, 9 का भाग दे दीजिए बराबर सेंटीग्रेड, जो भी सेंटीग्रेड आता है उसमें 5 का भाग दे दीजिए, सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सीधा सीधा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा है एनसीईआरटी में। वैसे बहुत ईजी टाइप से इसको ऊपर से नीचे हम कर सकते हैं, उसको मैं जब भी बोर्ड पे क्लासेस आपकी चलेंगी मैं जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं वर्षामापी, जो रेन गेन जो होते हैं, जो वर्षामापी होता है ना, ठीक है। वर्षामापी रेन गेन यानी पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित समय में वर्षा द्वारा बरसने वाली पानी की कुल मात्रा को गहराई के रूप में mm में व सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। पहले मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में वर्षामापी को व्यक्त किया जाता है। जल वृष्टि की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण वर्षामापी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले एक तो होता है साधारण वर्षामापी यानी जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेन गेन, ऑर्डिनरी रेन गेन बोलते हैं, ठीक है। साधारण होता है एक थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग होगा, समझ रहे हैं ना। पहले तो साधारण माप लेते हैं। अब साधारण में सिंपल सा मतलब क्या होता है, साधारण का मतलब क्या होता है, यह क्या होता है, यह धातु का बना एक खोखला सिलेंडर होता है, जो ये रहा धातु का बना एक खोखला सिलेंडर, ठीक है। धातु खोखला, इसके ऊपर एक संग्रहण कीप यानी फनल लगी होती है जिसमें व्यास सिलेंडर व्यास के बराबर होता है। वो सिलेंडर के अंदर जल ग्रहीता बोतल यानी रिसीवर बोतल रखी रहती है और वर्षा की बूंदें कीप द्वारा जल ग्रहीता बोतल में इकट्ठी होती रहती हैं, और इस प्रकार जल की आंसकंग यानी सिलेंडर यानी ग्रेजुएटेड सिलेंडर की सहायता से नाप लिया जाता है। 24 घंटे में हुई वर्षा को mm व सेंटीमीटर में लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप mm और सेंटीमीटर का याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 20 mm वर्षा का मतलब यह होता है कि यदि वर्षा का समतल भूमि पर पड़े, इसके बाद उसकी वाष्प बने वह भूमि सौंख न ही जल भय व न ही जल भय, तो 20 मिमी में है, मतलब सौंखे नहीं, मतलब डायरेक्ट भूमि उसे सौंख ले तो 20 mm वर्षा हो रही है, डायरेक्ट भूमि सोच ले वो जल बह के ना चले तो उसको 20 mm वर्षा कहेंगे, ठीक है। तक जल रही तथा, ठीक है, तय पृथ्वी सतह पर होनी चाहिए। इस यंत्र का मुख्य कार्य निम्न प्रकार है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा इस यंत्र को। ये देखो, ये कीप है, ये अपना कीप है, ठीक है। ये अपना कीप है, यहाँ से अपना जल आया, ये अपना कीप है, ये फनल कीप लगा हुआ है, यहाँ से अपना जल भर रहा है, जल भर रहा है। इसमें अगर 20 mm बारिश हो रही है तो उसको जो सोइल है वो डायरेक्ट सोख लेगी, और सोखने के बाद भी उसमें बह के नहीं चलेगा तो उसको हम 20 mm बारिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि ये इस निम्न प्रकार इसमें सिस्टम है। क्या है निम्न प्रकार सिस्टम, ये समझते हैं कि निम्न प्रकार जो है, अब पहला है धातु सिलेंडर, इसमें धातु सिलेंडर है। कीप संग्रहण मैंने बताया, कीप संग्रहण है। ग्रहतीय बोतल है, ग्रहतीय बोतल। आंशिक सिलेंडर है, नापने की गिलास, ये भी। यह उपकरण वर्षा को न मापकर वर्षा के जल को एकत्रित करता है, और एकत्रित वर्षा जल की निम्न सूत्रों द्वारा सहायता से मापा जाता है। सूत्र जरूर याद रख लेना, ये वाला जो सूत्र है, ठीक है, क्योंकि हमें सूत्र ही पूछ लेते हैं कभी कभी। वर्षा की मात्रा, जैसे मात्रा में एकत्रित जल की मात्रा मिलीमीटर में, और कीप के क्षेत्रफल,
क्यूब के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, यानी मात्रा में जो एकत्रित जल की मात्रा है वो मिलीमीटर में रख लो, कितने मात्रा में मिलीमीटर है, और उस क्यूब का कितना क्षेत्रफल है उसे वर्ग सेंटीमीटर में रख लो, भाग दे दो, आ जाएगा। ठीक है, चूंकि क्यूब की मुख्य क्षेत्रफल व आंशिक सिलेंडर के मध्य एक विशेष संबंध होता है, अतः उपरोक्त सूत्र का उपयोग किए बिना वर्षा की मात्रा आंशिक सिलेंडर की सहायता से ज्ञात किया जा सकती है। पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या आता है, सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, और ज़्यादातर इसी को यूज करेंगे समझ रहे हो ना भाई, जिसको काम ना करना पड़े हम तो वही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा रेस को यूज किया जाता है सेल्फ अभिलेख वर्षा मापी यानी सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसकी सहायता से ग्राफ कागज व वर्षा पर स्वतः ही सतत अंकित किया जा सकता है। इससे प्रतिदिन वर्षा की कुल मात्रा यानी वर्षा की कुल मात्रा व वर्षा की तीव्रता व वर्षा होने की वास्तविक समय का पता लगाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है ये। हाइग्रोमीटर काफ़ी बार पूछा गया है, इसमें आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर में क्या होती है, हाइग्रोमात्रा। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, काफ़ी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आर्द्रता यानी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तौर पर ज्ञात की जाती है, जिससे हाइग्रोमीटर सारणी संतृप्त यानी वाष्पताप की सारणी की सहायता से अपेक्षित आर्द्रता का गणना की जाती है। ठीक है, बोल आर्द्रता यानी हेयर हाइग्रोमीटर अधिकांश प्रयुक्त होने वाले हाइग्रोमीटरों की जैसे मानव का बोल ह्यूमन हेयर संवेदनशील तत्वों के रूप में प्रयुक्त होता है। बोल होता है ना ह्यूमन हेयर संवेदनशील तत्वों में, जैसे डीएनए होता है, ह्यूमन हेयर संवेदनशील तत्वों के रूप में प्रयुक्त होता है, उसी तरीके से काम में लिया जाता है। ठीक है, देख आर्द्रता के स्वतः और सतत अंकन हेतु बोल आर्द्रता लेख यानी हेयर हाइग्रोफी उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो ये है, ये जो है आर्द्रता मापी, मतलब इसको रख देते हैं आर्द्रता, इसमें जैसे घुसेगी ये बता देगा अपना सेंटीमीटर के हिसाब से। तो ये आपको याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आते हैं विंड वेन। विंड वेन भी काफी बार पूछा गया है, वायु दिशा सूचक बोलते हैं विंड वेन को। इसका सिर्फ नाम याद रख लेना, जो भी आपके आगे यहाँ पे आ रहे हैं। विंड वेन, इसको बोलते हैं वायु दिशा सूचक, जो यही है। मतलब ये पंखा सा ऐसे ऐसे, कभी बहुत बार देखा होगा ना आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाते तो ये ऐसे 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 घूमता रहता है, जहाँ पे वायु आ रही है उस दिशा, किस दिशा से वायु आ रही है, तो दिशा बताता है विंड वेन, वायु की दिशा सूचक है। विंड वेन जो है वो क्या है, वायु का दिशा सूचक है। ठीक है, ठीक है, अब ज्ञात करने वाले उपकरणों को वायु के दिशा सूचक कहते हैं। जिस ओर से वायु बहती है, यानी मैंने बताया विंड साइड, वायु का उसी की दिशा में नामकरण अंकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वायु दक्षिण दिशा से आ रही है तो वायु दक्षिण वायु यानी साउथ विंड कहलाती है। इस यंत्र में 75 सेंटीमीटर लोहे के तीर काष्ठफल के सीधे दूरी पर इस प्रकार लगाते हैं कि तीर धुरी पर लगे और बॉल बेयरिंग की सहायता से सुगमतापूर्वक घूम सके। ठीक है, हाँ, तीर का पिछला भाग पूंछ कहलाता है और लोहे की पतली यानी लोहे की पतली चादर का बना होता है। यह तौर पर निश्चय मुख्य दंड पर दिशा सूचक होता है और चार छड़ों पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम NSENW अंकित होता है। मतलब अलग अलग होता है, 4 छड़ लगे होते हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम, मतलब तीनों दिशाएं उसमें लगी रहती है, घूमता है, जिस दिशा में वो आया उस दिशा में दिशा सूचक होता है। वायु दिशा सूचक किसको बोलते हैं हम, विंड वेन को। इंपॉर्टेंट हो गया, बस सिर्फ नाम याद रखना है, विंड वेन, हमें क्या रखना है, नाम याद। तीर भारी होने के कारण हमेशा, तीर क्या है, भारी होने के कारण हमेशा पौनाभुमुखी यानी विंडवर्ड साइड होता है, पौनाभुमुखी होता है, अर्थात जिधर से वायु प्रभावित हो जाती है दूसरा हिस्सा हल्का होने के कारण विपरीत यानी लैंड साइड हो जाता है और तीर की दिशा से छोड़ काम जाता है। ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। ठीक है, लेकिन इसका नाम याद रख लेना, नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ो, ये खंबे खड़े रहते हैं, इनको छोड़ो, ज़्यादा कोई ये डिग्री में करता है। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करता है, इसको याद रख लेना। ये भी याद रखना, वायु वेग मापक यानी एनीमोमीटर। देखो वायु का वेग जो मापता है वो एनीमोमीटर करता है। समझिए क्वेश्चन कुछ,
वायु की दिशा विंड वेन मापता है। विंड वेन यानी विंड वेन वायु के दिशा सूचक है, ठीक है। उसी तरीके वायु का जो वेग कितना आ रहा है वो मापता है, जो वो नापता है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कम से ना कम ये 20 से 25 बार हर कंपटीशन में ये एनीमोमीटर पूछा गया है। इसको अच्छे से याद रख लेना, इसकी खोज किसने की है वो भी याद रख लेना, ठीक है। अब समझे वायु, एक मिनट इसको पकड़ देता हूं, ठीक है। वायु की गति को ज्ञात करने के लिए इस मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार रोबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका भी याद रख लेना, रोबिन्सन पूछ सकता है वायु में मापी का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो रोबिन्सन ने किया है। अतः इसका रोबिन्सन की वायु वेग मापी भी कहते हैं। अब रोबिन्सन कीप एनीमोमीटर भी कहते हैं। वायु दाब में अंतर होने के कारण वायु दाब से कम, देखो वायु का अधिक दाब से कम दाब वायु की तरफ हवाएं चलती हैं। अंतर में कम अधिक होने के हवाओं भी कम या अधिक गति से चलती हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं, ये जो नीचे दिया हुआ है यही है वो, ठीक है। इस यंत्र में धातु की छड़ लगी होती है, वो अर्धचंद्राकार होती है, वो कटोरियों की तरह होती हैं। आप देखेंगे नीचे अभी डायग्राम में। इन प्यालों की नीचे वायु वेग सूचकांक होता है, नीचे होता है वायु वेग सूचकांक, कितना घूम रहा है उतना वो रीडिंग आ जाती है, जिससे दो पाठ्यांक अंतर होते हैं। पाठ्यांकों के समय अंतराल की जो गणना की जाती है वो क्या करती है, वायु की गति किलोमीटर प्रति घंटा में प्रदर्शित होती है। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो घूम रही है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रोबिन्सन हो गया, उसके बाद में किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, एनीमोमीटर हो गया, वायु वेग मापी हो गया, बस। इसके अलावा और किसी में ज़्यादा कुछ याद रखना है। और जिससे क्या होता है, धातु पाइप को स्थापित होता है, जिसको पृथ्वी की सतह की ऊंचाई 3 मीटर होती है। पृथ्वी की जो सतह की ऊंचाई जो होती है वो कितनी मीटर होती है, ये डायग्राम देख लो, आपको बिल्कुल हमेशा आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो समझ गए हो, ये देख लो, ये डायग्राम देख लो, ये छड़ इस तरह से, ये कीप होती है, धुरी होती है, ये जो होता है ना दिशा सूचकांक, ये होता है, देख लो। ये जो नीचे घूमता रहता है, उसके नीचे प्लेट लगी होती हैं, ये रीडिंग मीटर होते हैं, और ये रीडिंग मीटर के आधार पर ये आराम से इसका बताते रहते हैं, ठीक है। ये घूमती रहती हैं चारों तरफ, जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा घूमेंगी, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा घूमेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से घूमती रहती है, ठीक है। ये अपना काम हो गया, समझ रहे हो। तो इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद क्या रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उपरोक्त, अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त स्थापित करने की स्थापना में यानी वेधशाला का चयन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई ऊंचा मकान, वृक्ष ना हो, इसके स्थान पर पानी न बहता हो, और जंगली आवासों जानवरों से दूर होता हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं तो इसकी तरफ चारों ओर जाल का नेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चारों ओर जाल का नेट लगा देते हैं इसके चारों ओर, समझ रहे हो ना। इसके चारों ओर क्या करते हैं भाई, जाल का नेट यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब जाल का आप नेट लगा रहे हो तो जिससे क्या होता है, आपकी एक तो कोई भी पशु पक्षी वहाँ पे नहीं आ सकता, समझ रहे हो ना, पशु पक्षी वहाँ पे नहीं आ सकता। अब पशु पक्षी वहाँ पे आएगा तो वो तो दिक्कत है, क्योंकि पशु पक्षी वहाँ पे आएगा तो वहाँ पे क्या है, दिक्कत है, ठीक है। इसलिए नेट लगा देते हैं। ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं जिनसे आप प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन देखिए कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बताइए, इस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ा है, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, अरेबिक भाषा से, उनमें से कोई नहीं, तो किस भाषा से हुई है, अरेबिक भाषा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान WHO का कार्यालय कहाँ पे स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान WHO का जो कार्यालय है वह कहाँ पे स्थित, पहला जिनेवा, नीदरलैंड, भारत, अमेरिका, तो कहाँ पे, जिनेवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा कोई भी चीज़ ना इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। हिंदी में आप पढ़ लो, लेकिन उसे इंग्लिश में याद करना, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे
मध्यवर्ती प्रदीप्तिकालीन आपको भूल जाओगे, लेकिन इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट सिर्फ फट दे याद आ जाएगा भाई। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट सिर्फ गन्ना के अंदर, शुगर केन के अंदर हमने रिसर्च की थी, और उसमें 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस 12 से लेकर 14 डिग्री घंटे तक मतलब वो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। 12 से 14 देख लो, तो 12 से 14 इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो ये दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे आ गया। तो मध्यवर्ती में जो सिर्फ है ना, इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती है उसमें सिर्फ एक ही है, उसमें सिर्फ क्या है, एक ही है। पहला गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल, तो उसमें क्या है, गन्ना ही है, सिर्फ एक ही है, गन्ना है, ठीक है। और इसके बाद में आ जाते हैं आगे। एक मिनट किधर गया ये, ठीक है, हो गया, आगे नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद में 5 है। इससे अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाजरे की कम अवधि व शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है। पहला है RHB 71, GHB 538, HHB 67, RHB 173। तो हमने शुष्क वाली जो पढ़ी थी, मतलब कम अवधि, मतलब शुष्क जलवायु के लिए कम करते हैं, तो HHB 67 यहाँ पे हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट किस्म है, याद रख लेना। और NCERT में अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये इसको डिलीट मारता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अधिकतम तापमान कितने सेल्सियस मात्रा में नापा जाता है। अधिकतम तापमान कितने सेल्सियस मात्रा में नापा जाता है, समझ रहे हो। अधिकतम तापमान पहला है -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस, +35 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस, +35 डिग्री और +55, उपरोक्त सभी। तो इसमें से मैं एक बात बताऊं, वैसे तो गलत है, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस तक ही आया था अपना, समझ रहे हो ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक ही आया था, लेकिन इसमें 55 दे रखा है। तो -35 से 55 डिग्री सेल्सियस, इस ऑप्शन के आधार पर आपको समझना पड़ेगा कि -35 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वहां पे नापा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको क्या रखना है, ये क्या रखना है, आपको याद रख लेना, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब को प्रचलित इकाई भार होती है। प्रचलित जो इकाई भार होती है वो क्या होती है, मिलीबार, मिलीमीटर, क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर। तो क्या होती है, मिलीबार। क्या होती है, मिलीबार। मिलीबार और मिलीमीटर होती है, क्योंकि दाब होता है तो दाब को प्रचलित इकाई मिलीमीटर होती है, मिलीबार होती है, ठीक है। जिसको हम दाब प्रेशर देखते हैं, उसी तरीके से मिलीबार स्क्वायर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, और इसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर की तरफ। इसके बाद इसको एक बार चैप्टर उसको देख लेना। वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई होती है, ये मेरे दिमाग से निकल रही, मिलीबार था, ये मिलीमीटर, क्योंकि दाब अपना आया नहीं था, प्रेशर हमारा कोई सा आया नहीं था इसके अंदर, तो मैं इसको देख के जरूर बता दूंगा। अगर वैसे तो मेरे हिसाब से मिलीबार होना चाहिए, लेकिन फिर भी। तो गाइस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। अगला चैप्टर होगा अपना सॉइल साइंस, और सॉइल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल साइंस आपकी पर्टिकुलर एक बुक चलती है, जैसे वेदर क्लाइमेट की एक बुक चलती है, उसी तरीके से सॉइल साइंस की भी आपकी एक बुक चलती है। कंप्लीट उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कंप्लीट यहाँ पे मज़ा आने वाला है आपको, बहुत ही शानदार तरीके से मज़ा आने वाला है आपको। तो जहाँ पे अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार मैंने ये गलती की है, देन हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो देन हमेशा उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करें। तो ये आपको देखना है, समझ रहे हो, ये आपको क्या देखना है, देखना है। अब देखो ये वायु वेग वाला जो अभी क्वेश्चन वाला था, तो ये क्या है, डिग्री में सेंटीग्रेड, डिग्री में प्रदर्शित करता है वायु दिशा सूचक, लेकिन दाब वाला यहाँ पे अपनी इस एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ नहीं था, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे डिग्री दिखा हुआ है, तो हम इस डिग्री भी लिख देंगे कि सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं, वायु दाब को सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे हिसाब से मिलीबार है, लेकिन सेंटीग्रेड में प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अगर आप वीडियो में रेगुलर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन का बटन है, ताकि नई नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद गाइस, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।